हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम कल जो हमारा इलेक्शन हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 का कल रिजल्ट आया। उस पे कुछ ऐसे नतीजे देखने को मिले जो कि मतलब बहुत लोगों को मतलब आश्चर्य में डालते हैं, या मतलब एक अलग राजनीति मतलब देखने लोग जन ये कहिए प्रजा का विचार या जनता के मूड को आप देख सकते हैं। मतलब एक अलग तरीके का कुछ माहौल देखने को मिला है। कुछ विशेष चीज़ें हमें देखने को मिली। उस पे आज हम एक बहुत ही निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे कि मतलब क्या कल की राजनीति में मतलब चुनाव रिजल्ट आया है, उसमें कहाँ-कहाँ मतलब कहाँ से लोग कुछ विधान जिन लोकसभा से बहुत लोग ऐसे-ऐसे दिग्गज लोग हारे हैं, रूलिंग पार्टी के कहीं न कहीं, और विपक्ष ने कितना मतलब किस मोर्चे पे ने कहीं सही हद तक कार्य किया है, अपने मजबूत किया है, सब चर्चा करेंगे हम। अब कहाँ पे मतलब हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसकी कहाँ पे मतलब गड़बड़ी रही। जहाँ पे 60-62 सीटें पाने को उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में, वहीं पे वो 37 सीटों के साथ उसे संतोष करना पड़ा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम कल के चुनाव के मुद्दों का, इससे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा यूपी में 60 से 62 सीटें 64 सीटें पाने वाली रूलिंग पार्टी, उसको 37 सीटों के साथ समझौता करना ही पड़ा, यानी मतलब संतोष करना पड़ा। जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, ये तो सच था कि 400 कभी नहीं आने वाला है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा एक बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है ताकि एक प्रभाव पड़े, एक माहौल बने। माहौल बनाने के लिए सबको पता है, क्योंकि 400 से कोई मतलब नहीं, बहुमत के लिए तो सिर्फ 273 सीटें काफ़ी होती हैं। पिछली बार बीजेपी अकेले मतलब बहुमत में थी, प्लस उसके साथ एनडीए अलायंस था, एनडीए का पूरा संघ था। लेकिन इस बार क्या है कि बीजेपी 240 सिमट गई है, यानी बिना जो एनडीए है उसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका जो गठबंधन साथी है, बिना उसके सरकार नहीं बना सकती। उसको बहुमत के लिए कम से कम 30-37 सीटें उसको मतलब एनडीए की तरफ से मतलब उसका सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, जिसमें मुख्य भूमिका है नीतीश कुमार की, और उधर से टीडीपी की है साउथ साइड। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? कई मुद्दे रहे जिस पे हम सभी चर्चा करेंगे कि मतलब रूलिंग पार्टी जो रही एनडीए गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े दिग्गज दिग्गज लोग हारे हैं। तो ये बहुत कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा वो रहा यूपी। देखिए, यूपी जब कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा, कहीं की राजनीति किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं, यह राजनीति तय करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता तय करती कि केंद्र में चाहे राज्य में कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, किसके किस किसके लीडरशिप में मतलब सत्ता रहेगी, किसके देश में हाथ में देश रहेगा। जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हैं। पंजाब में पुल है, लेकिन वहाँ पे मतलब किसानों के पास खेत ज़्यादा है, सब कुछ है। लेकिन यूपी में अब सबसे बड़ा जो हार कर रहा है यूपी में, वो पे पूर्वांचल का हिस्सा। और अभी भी जो टैलेंट की बात कर रहे हैं हम लोगों में, तो उत्तर प्रदेश के लड़के आज भी जब भी मौका मिला है तो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर किए हैं किसी भी क्षेत्र में। उसमें भी जो हम पूर्वांचल बिलोंग करते हैं, तो पूर्वांचल के क्षेत्र के लड़के और मेहनत करने के मामले में पूर्वांचल लोग सबसे अधिक आगे हैं। कदकाठी, चाहे वो मेहनत करना हो, फरसा चलाना हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे सेना की तैयारी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, हर मामले में यदि मौका उनको अवसर मिला है तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज सबसे बेहतर रही, वो रहा लॉ एंड ऑर्डर का। जो पिछली गवर्नमेंटों में रास्ते पे लड़कियों को चलना दुर्भर हो जाता था, लेकिन आज ये है कि 12 बजे 1 बजे भी लड़कियां यदि सड़क पैदल चले तो किसी की मजाल, किसी की हिम्मत नहीं कोई छू दे, एक आध अपवाद हो उसको छोड़ देते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं। यदि कोई कार्रवाई होता है तो उसको तुरंत सुबह कार्रवाई होगी। मतलब रास्ते चलते किसी भी आम इंसान को कोई ये नहीं कह सकता कि कोई गुंडा बनवा सकता आपका, कोई कॉलर पकड़ के आपको धमका चमका दे, ऐसा नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर रहा। और सबसे बड़ी बात, और नेशनल सिक्योरिटी की बात देखें तो इस गवर्नमेंट में हमारा जो देश है वो सुरक्षा के मामले में विश्व स्तर पे सख्त हुआ, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि आज हमारा जो वायुसेना है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना है। आज अपने रक्षा उपकरणों के मामले में भारत वही बना, मतलब सशक्त, मतलब खुद पे निर्भर हो रहा है। जहाँ पे हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था, आज स्वयं भारत निर्माण कर रहा है। यहाँ तक कि अब इंपोर्ट के जो भारत ने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है रक्षा उपकरणों को।
जो हारने का रहा यूपी क्या है, बात करेंगे सबसे पहले हम यूपी देश का सबसे बड़ा, एक तरीके से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, मतलब तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम करता है जातिगत समीकरण बहुत कार्य करता है यूपी और बिहार में। इसी को साधने में बीजेपी 2014-19 में सफल रही है, 2022 में सीएम के इलेक्शन भी सफल रही। तो फिर जो यूपी है, यूपी में सबसे ज्यादा युवा है। अब ये इसमें दो राय नहीं कि बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अन्य जगह जैसे दिल्ली हुआ, वो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, चाहे हमारा माया नगरी मुंबई बोलते हैं, वहां पे लोग बिजनेस धंधा कर लेंगे। लेकिन जो पूर्वांचल का एरिया उत्तर प्रदेश में, वो भी पूर्वांचल जहाँ पे हार का कारण बनी है बीजेपी का, तो जो हम लोग पूर्वांचल का एरिया है जिसमें चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, ये सब क्षेत्र, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। मतलब वहां पे जो लोग टिके अपने दम पर खेती करके या तो कुछ अपना छोटा मोटा व्यापार करके टिके हुए हैं। और जो अन्य शहरों की बात करें, यही जो हम अवध के साइड में लखनऊ घुमाते थे, लखनऊ जो देश की राजधानी है, वहां पे बिजनेस धंधा करने का अवसर है, एक बड़ा शहर है। और दिल्ली को देखिए, चाहे मुंबई देखिए, सूरत, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है। गुजरात में देखिए, वहाँ पे मतलब बढ़िया, वहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन वहीं बिहार और यूपी के लोग को रोजगार के लिए बम्बई दर दर भटकना पड़ता, सूरत और गुजरात में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, गालियाँ सुननी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करने, रोजगार कोई सुचारू व्यवस्था नहीं की गई। तो यूपी क्या है, यूपी में सबसे ज्यादा युवा है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी यूपी में ही है। तो यानी जो यूपी को तय करता कोई है, तो यूपी को तय करता है, यूपी को बनाता कोई हो तो यूपी युवाओं से है। युवा संतुष्ट है तो ही कोई यहाँ पे सफल राजनीति कर सकता है। ये यहाँ की जनता ने दिखाया है चीज। और सही बात है, कोई भी मतलब बीएड एमएड करके, और सबसे जो बदतर स्थिति है, एक तो होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो शिक्षा पे कार्य नहीं कर सकती, शिक्षा की गारंटी नहीं, बेहतर मतलब एजुकेशन सिस्टम को बदलाव नहीं कर सकती। रोजगारी बेरोजगारी मतलब रोजगार देना एक अलग मुद्दा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सही करना एक दूसरा मुद्दा है। क्योंकि ज्यादातर चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी जो एमएलए एमपी हैं, उन्हीं का कॉलेज चल रहा है, प्राइवेट स्कूल वगैरह सीबीएसई बोर्ड चला रहे हैं। उन्होंने इसे एक बिजनेस, शिक्षा को एकदम, शिक्षा के एकदम व्यापार बिजनेस बना दिया है। उसमें कोई परिवर्तन हो, क्योंकि जो भी संसद में कानून बनेगा, वही कानून बैठेंगे, वही पारित करवाने में उन्हीं के मतदान से कोई कानून पारित होता है। और ऐसा कोई कानून नहीं पारित करेंगे कभी कि उन्हीं का घाटा हो, कि उनका कॉलेज जो धंधा व्यापार चल रहा शिक्षा का, वो बंद हो जाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। लेकिन दूसरा मुद्दा रोजगारी, कम से कम बेरोजगारी दूर हो रही है, एक अवसर तो प्रदान करिए आप। अब फिर एक बेरोजगारी का मुद्दा रहा, ये तो ठीक है। एक दूसरा जो कई मुद्दे रहे जो इसमें बीजेपी को मतलब कम सीटें मिलने के कारण, उसमें कई मुद्दे रहे। उसमें दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा एक और है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, वो कहीं न कहीं व्यक्तिवादी हो रही थी। मतलब व्यक्ति विशेष की राजनीति, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष में केंद्रित हो रही थी, जो कि सच कहिए तो सोसाइटी के लिए भी, चाहे भारतीय राजनीति के लिए भी, किसी के लिए, कहीं की राजनीति के लिए ये अच्छा नहीं है। जो कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे 2014 में, 2019 में मोदी के नाम पे वोट दिया गया, जहां की मतलब सीटों पे जो सदस्य कभी नहीं जीतने वाले थे, वो भी बीजेपी की टिकट लेकर मोदी जी के नाम पर जीत गए 2014 में, 19 में। ऐसा नहीं कि इस बार मोदी जी का नाम नहीं चला, इस बार भी चला है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि जो हमारे क्षेत्र में हम अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो 5 साल बाद सीधे आ रहे हैं चेहरा दिखाने? वोट तो लेके जा रहे हैं, लेकिन चेहरा दिखा रहे हैं 5 साल बाद। और आ रहे हैं तो जानते हैं कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, 5 साल चेहरा दिखाया नहीं है, मुंह बना के मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे भैया, इसे कब तक काम चलेगा? ये सोचने का विषय है कि आखिर मोदी जी के नाम पर कब तक आप वोट मांगेंगे? आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो अपना उनका कार्य है, वो अपना तो कार्य कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी तो करना पड़ेगा। आप जिसे हर क्षेत्र से एक सांसद विधायक चुना जाता है, इसीलिए ना कि उस क्षेत्र के लिए वो कार्य करे, कि हर जगह प्रधानमंत्री कार्य करेगा। तो भाई, ये जैसे औरंगाबाद में ही देखा गया है, वहां के लोगों ने वोट ही, बहुत लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, गांव ने वोट ही नहीं दिया,
क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जो भी मतलब नेता चुना जाता वहाँ पे मतलब कोई कार्य ही नहीं करता वो। तो वहाँ की जनता इतना निराश हो गई थी कि वोट दे मतलब वहाँ डीएम एसपी तक चले गए मनाने के लिए, लेकिन जनता नहीं मानी, वोट नहीं दिया। तो ये व्यक्तिवादी राजनीति खतरनाक, जैसे और भी जो दिग्गज नेता उभर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं। मतलब हम नहीं करें, आज बीजेपी कार्य में जो डंका बजा है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो नितिन गडकरी का है। क्योंकि परिवहन मामले में ये हमारा जो भी रेल हाईवेज वगैरह हुआ है, बना है, बेहतर हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें नितिन गडकरी की बहुत बड़ा हाथ रहा। तो कहीं ना कहीं उनको संसदीय बोर्ड मीटिंग से हटाना भारतीय जनता पार्टी का बहुत गलत निर्णय रहा। और कहीं ना कहीं दूसरा ये चीज कि आरएसएस से किनारा करना, एक व्यक्तिवादी सिर्फ राजनीति के नेतृत्व अपने आप में एक अहम आना, ये गलत था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका खामियाजा आज रूलिंग पार्टी भुगत रही है। फिर तीसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा और बड़ा मुद्दा रहा, वो सीटों का बंटवारा बड़ा गलत रहा। यानी ऐसा भी देखा गया जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विपक्षी पार्टी के नेताओं पर। वही जब भारतीय जनता पार्टी में आगे भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ले रहे हैं तो वो ईमानदार हो जा रहे हैं, धुले हो जा रहे हैं दूध के। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन वो भ्रष्टाचार हैं, वही अगर पार्टी बदल के आपके पार्टी में आ गए तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। और कहीं ना कहीं ये देखा गया, जैसे आरएसएस पहले टिकट में जब आरएसएस देते थे कि ऐसे लोगों को टिकट मिले जो देश के हित के लिए कार्य करें, काफी दिनों से मतलब पार्टी के लिए और देश हित में कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अपना समय कीमती वक्त खपाया हुआ है, उसको टिकट दिया जाएगा। भले वो जीते हारे एक अलग मुद्दा, लेकिन उसको मौका दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों ने बनाया कि किसको टिकट दिया जाए, किसको न टिकट, यह सबसे बड़ी गलती रही। और मतलब अब सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा करने में, वहां पे एक दूसरे पार्टी का आया हुआ नेता, उसको आप टिकट दे रहे हैं, जो इतने दिन से मेहनत कर रहा है, आपकी पार्टी के लिए कार्य कर रहा था, उसको आपने टिकट नहीं दिया, इस मामले में फेल हो गए। जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। अब वहीं पे जो इंडिया गठबंधन था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, अन्य पार्टियों का, लेकिन मुख्य भूमिका में जो दो ही लोग हैं, उसमें ये कांग्रेस रही और सपा सरकार, सपा समाजवादी पार्टी। इन्होंने जो अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे हर एक लोकसभा के लिए, बहुत ही चुन चुन कर बहुत बेहतरीन कैंडिडेट खड़ा किए। उसका एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चंदौली लोकसभा में, वहाँ पे यादवों की संख्या अधिक है, अन्य जातियां हैं, लेकिन सिर्फ यादव को टिकट दिया जाता। तो वहाँ पे तो भी जैसे रामकिशन यादव पहले सांसद रह चुके थे, तो वो नहीं जीतते। अभी जो 2 बार सांसद थे, महेंद्र नाथ पांडे, जो कि हार गए, वीरेंद्र सिंह ने उनको 20-22 हजार वोटों से चंदौली लोकसभा में समाजवादी पार्टी से टिकट पर लड़े थे वीरेंद्र सिंह। उन्होंने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी थे 2 बार से, उनको हरा दिया 20-22 हजार वोटों से। तो ये जानते थे समाजवादी पार्टी की यदि किसी एक यादव को टिकट दिया गया तो वहां पे सफल नहीं होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जानते थे कि यहाँ पे ठाकुरों का भी वर्चस्व, ठाकुर भी हैं और अन्य मौर्य और जो कुशवाहा भी हैं, अन्य पार्टियां हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं। तो इसमें एक ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता थी उन्हें जो कि जातिगत आधार में सभी में अपना समीकरण बैठा सके। तो इसमें कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह कि खड़ा होने से क्या, तो ठाकुरों को वोट है वो वीरेंद्र सिंह को मिला ही, और समाजवादी पार्टी के नाम पे यादवों को वोट मिला और मुस्लिमों को वोट मिला। और वहीं पे इस बार जो कुशवाहा जाति का चंदौली लोकसभा में वोट था, वो भी वीरेंद्र सिंह को मिला। और वहां पर महेंद्र नाथ पांडे का हारने का एक बहुत बड़ा कारण और भी रहा। वही नहीं, हर जगह भले लोग कोई कहे कि जनादेश ऐसा नहीं, कोई बड़ा जनादेश नहीं आया है, लेकिन हारने का सबसे बड़ा कारण गर्मी। इस चीज को आप मानिए या ना मानिए, सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि इस बार गर्मी इतना प्रचंड था कि बहुत लोग अच्छे घरों, जो ठीक ठाक लोग हमेशा एसी कूलर में रहने वाले हैं, और खास कर ये जानते कि उनका मतलब किसी पार्टी से कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है, कोई सरकार है उनके लिए कुछ करने वाले नहीं, ये सच है। देखिए, सवर्णों के लिए कोई पार्टी आए ज्यादा मतलब कुछ करती नहीं, ये सच है। जो भी करना उनको अपने दम पे करना है, इसमें दो राय नहीं। और वैसे भी जब अन्य जो दलितों के नेता बनते हैं या किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता बनते हैं, जब वो अपने
जाति के लिए, अपने दबे कुछ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जब अपनी आवाज नहीं उठा पाते, संसद में कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ठिकरा फोड़ देते हैं सवर्णों पर या पूर्वाग्रह, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, रूढ़िवादी। तो इसमें वोट, जैसे गर्मी से क्या हुआ कि बहुत लोगों ने वोट ही नहीं दिया, घरों से बाहर ही नहीं निकले, मतलब यानी वोट देने के मामले में मतलब थोड़ा डाउन रहे, घर बैठे रहे। बहुत लोग हमारे जानने में भी मतलब बहुत ऐसे रहे, व्यक्तिगत रूप से जिनको मैं जानता हूँ, वोट नहीं देने गए। और वहीं दूसरी तरफ लोग भर भर के वोट देने में पीछे नहीं रहे। अब मुस्लिम अगर ये जानता अच्छी तरीके से कि यही समय है, इस मामले में मुस्लिम पीछे नहीं रहता वोट देने के मामले में। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि वोट आपका जो राइट है, इलेक्शन होने से पहले अपना वोटर आईडी बनवाए, नहीं बना तो उसको बनवाइए। वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाई, नहीं है तो जाके बीएलओ से मिलिए। गांव का बीएलओ, एक बीएलओ होता है जिसका यही काम होता है वोटर लिस्ट में नाम डालना, चेक करना, जाके लिस्ट में चेक करिए नाम आपका है कि नहीं है, नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए आप। और जो वोटर आईडी बनवाने की बात है, वो आपका ऑनलाइन अब बन जा रहा, ऑनलाइन बनवाइए। क्योंकि ये देखिए, सब अपने जगह है, लेकिन एक चीज हमेशा जानिएगा कि सरकार वही होनी चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार की जो सरकार में ठीक है, क्योंकि इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि हमें कोई भी सरकार आए, हमसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो रोजगार तो दे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा होना चाहिए, जो कि अभी अच्छा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। तो हमारी रास्ते पे चलते हमारी लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि उनको कोई गलत नजर तान न सके, उन्हें कोई कमेंट न कर सके। और फिर गर्मी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, मतलब विपक्ष में वोट न पड़ने का कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इस प्रकार जो पहला मुद्दा रहा बेरोजगारी, फिर दूसरा रहा व्यक्तिवादी राजनीति में, मतलब राजनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी को केंद्रित करना, फिर सीटों का गलत बंटवारा, और वहीं पे विपक्षी पार्टी अपने जो कैंडिडेट खड़ा किए बहुत चुन चुन खड़ा किए। फिर उसके बाद मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट मांगना और स्वयं खुद कार्य करना अपनी विफलताओं पे जाके मोदी जी के नाम पे वोट मांगना, ये कारण रहा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल एक और हम देख सकते हैं, जैसे काराकाट में एक बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काराकाट से जो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको असम सोनवाल से वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा जो कि सांसद थे, फिर जीत गए वहां से। बंगाल में उनके खिलाफ पवन सिंह को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कुछ उनके पुराने गाने थे जो बंगाल में बने थे, विपक्षी पार्टियों ने उस नब्ज को पकड़ लिया और मुद्दे को उठा दिया। इसकी वजह से प्रेशर में आ गई पार्टी और पवन सिंह को टिकट वापस करने के लिए दबाव डाला, और पवन सिंह ने टिकट वापस लड़ा। और उनको ये बात लग गई, हट कर गई, जो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक नेता के लिए जा जाकर जो जिसने बुलाया उसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, टिकट वापस किया, फिर दोबारा कहीं और से टिकट नहीं दिया, ये बड़ी गलती कर दी। तो वहीं पे पवन सिंह ने मूड बनाया कि हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, उनका चुनना सही था। आज देख सकते हैं कि वहीं पे, और फिर जो काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, उनको टिकट देना ये बड़ा गलती रहा, क्योंकि वहां की जनता ने भी उनको नकार चुका था। जनता वहां की पहले ही ये कह चुकी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं कर रही थी। एक दूसरी सीपीएम की सीपीआई की पार्टी वहां पे जीती है, मतलब यानी दोनों लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी ले गया है। पवन सिंह ने बहुत अच्छी लड़ाई लगी, 2,22,24,000 मतलब 2.5 लाख के लमसम उन्होंने वोट पाया है। वहीं पे जो जीतने वाला वो 3 लाख, और जो पवन सिंह से नीचे उपेंद्र कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी के, तो पहले क्लियर था कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं। और जबरदस्ती जिस व्यक्ति को वहां की जनता पसंद नहीं कर रही है, उसके लिए वहां पे जाके अमित शाह जैसे और लोग, मतलब गृह मंत्री जैसे नेता, मतलब बड़े नेता जाके प्रचार कर रहे थे। अरे कहीं वहीं पर काराकाट से जब इतना मतलब दूसरे नंबर पे रहे आपके पवन सिंह, कहीं अगर काराकाट से पवन सिंह को टिकट दे दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से, तो वहां पे ये सीट निकाल ले गए होते, मतलब बीजेपी की एक सीट। क्योंकि एक तो बीजेपी के नाम पे जो वोट मिलना था उनको मिलता, मोदी जी के नाम पे या बीजेपी के नाम पे। और तीसरा, जो पवन सिंह ने अपने नाम 2-2.5 लाख वोट पाए हैं अपने फैन फॉलोइंग अपनी दम पे, एक बिहार के होने के नाते, बिहार के लोगों को मतलब एक जो लगाव होता है पब्लिक का अपने अपने प्रेम और लगाव कारण अपने फॉलोइंग की वजह से वोट पाते, वो दोनों प्लस हो जाता। और वहां पे देखते तब जो तीसरा आदमी जीता 3-3.5 लाख से, वही 3-3.5 लाख वोटों से मतलब
जीते 1.5 लाख से 3-3.5 लाख, वही जो 2-2.5 लाख वोट पाके न जीत पाए पवन सिंह, वही 3-3.5 लाख पवन सिंह पाते। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती दो देखा गया यहाँ पे, एक चंदौली लोकसभा में और यहाँ पे काराकाट में। और कहीं न कहीं 2 बार महेंद्र नाथ पांडे सांसद रह चुके थे, और कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि कहीं वहीं से उसी क्षेत्र से वहाँ पे और भी लोकल लोग थे, उनको टिकट देना चाहिए था। चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, उनको टिकट देना चाहिए था। तो ये है कि ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये भी सच है कि मंदिर हमारे देश की आस्था के लिए, ये देश जो है, जो देश की आत्मा है वो राम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो है, आए, हमेशा रहेंगे। भारत राम का था, राम का है और राम का रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुत लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं राम मंदिर का, लेकिन वो मूर्खता है। ये सच है कि आप मंदिर बनाना एक अच्छी विषय है, हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ठीक है कि लेकिन ये भी जरूरी है कि आप मंदिर बनवा रहे साथ साथ रोजगार की, ये नहीं कि आप उसकी आड़ में आप रोजगार नहीं देंगे। आप रोजगार की व्यवस्था करिए, खास के पूर्वांचल के लोगों के लिए रोजगार का होना बहुत आवश्यक है। वहाँ के लोग जी तोड़, कोई भी अगर ये नौकरी आती है, भर्ती आता है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर प्रयास करते हैं। क्या है कि आज एक ज़्यादातर जो परिवार हो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी का महत्व क्या है सभी लोग जानते हैं। वो एक ईश्वर के वरदान के तुल्य होता है। उसमें ज़्यादा पैसा हो ना हो, ज़मीन हो ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से क्या है कि उसकी समाज में एक इज्जत बढ़ जाती है। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि यदि आप सरकारी नौकरी नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए सरकारी एक नौकरी, हम नहीं कह रहे यदि सरकारी नौकरी नहीं तो आप इंडस्ट्री बैठाइए, ताकि जिन लोगों को हमें बिहार जाना पड़ रहा है, जैसे गुजरात के लोगों को अपने घर पे ही नौकरी 15-20 हज़ार की जो नौकरी मिलती है उनको मतलब बचता है। ये नहीं है ना कि मतलब गए तो हमारा 10,000 रुपया रेंट में चला गया, खाने में चला गया, ऑटो रिक्शा में चला गया। अपने घर से बगल में इंडस्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री काम कर रहे हैं, अपने घर चले आ रहे हैं। तो बिहार में और यूपी में जब फैक्ट्रियाँ होंगी और इंडस्ट्रियाँ बैठेंगी तो अपने घरों से जाएंगे, अपने टिफिन लेकर अपना खाना खाएंगे अपना घर, तो जो भी होगा पैसा उनका बचेगा, चाहे 20,000 पाए चाहे 15,000 बचेगा। लेकिन वही जब बिहार और यूपी के लोग बम्बई और सूरत में जाते हैं, धक्के खाए जाते हैं, गाली दिया जाता है उनको, और वहीं पे जब 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए वहाँ ज़्यादा भटकते हैं, और वहाँ पे इतनी महंगे जो माया नगरी बुरी जाती है, इतने महंगे शहर में, सोचिए कि 5-6 हज़ार तो वहाँ रेंट एक छोटे से झुग्गी मिलती है, तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार से नीचे नहीं मिलता है। और शहर में पहले तो कितना मतलब जी खाने की व्यवस्था करना भी कितना कठिन, 5-7 हज़ार तो खाने में चला जाएगा अगर हिसाब किताब से भी खाए, तो 10-12 चला गया तो 2-4 हज़ार बचेगा। तो कौन से मुख्य मतलब घरों का अपना कैसे विकास करेगा, अपने घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का विकास कैसे करेगा। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसको बिल्कुल आप अन्य लोगों को भी शेयर करिए। और ऐसे ही मतलब एनालिसिस के लिए, राजनीतिक विश्लेषण के लिए हर बातों पे आप कमेंट करिए। जहाँ भी यदि लगे कि मैंने गलती किया उस पर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारूंगा। ऐसे ही और अपडेट के लिए हमसे जुड़ते रहिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। और ये हमेशा ख्याल में रखिए, जब भी चुनाव में जाइए, वोट दीजिए या कुछ भी, हमेशा दिमाग में वोट देते वक्त एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि दिमाग में राष्ट्रहित, वोट देते हुए राष्ट्रहित जरूर होना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। किसी को वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेक्ट करिए जिसको वोट दे रहे हैं कि वो आपके लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करेगा या नहीं करेगा। जिसको आप दे रहे हैं या सत्ता शासन जिसके हाथों सौंप रहे हैं, वो राष्ट्र को संभाल पाएगा कि नहीं, विश्व स्तर पे भी मतलब राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं, हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं, देश सशक्त हो पाएगा कि नहीं। तो यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।